नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य नीतू शर्मा जी। आज इनसे मुलाकात करते हैं और ज्योतिष के बारे में बहुत सी नई चीज़ें जानते हैं। स्वागत है मैम आपका आज के हमारे पॉड थैंक यू सो मच अमितेश जी, आपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए एंड आई एम रियली ग्लैड और मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजी को लेके आ सकूँ। तो मैम पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ। ये ज्योतिष का आपका करियर कैसे शुरू किया आपने? इंटरेस्ट था या बस यूँ ही कुछ प्रोफ़ेशनली आप इसमें आना चाहते थे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं मतलब एज़ अ नॉर्मल मैंने भी स्टडीज़ की एंड देन आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं जॉब भी कर रही हूँ एंड देन बट ग्रेजुअली देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो मुझे कंटिन्यूअसली हिट करते थे और मुझे उनके आंसर्स नहीं मिल पाते थे। मतलब हम अपने आस-पास से सुनते थे कि कर्मों का फल मिलता है एंड जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो कर्मों के बेस पे होता है। बट मेरे दिमाग में कई क्वेश्चन्स आते थे कि एक बच्चा जन्म से किसी अमीर के घर में पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म से ही किसी गरीब के घर में पैदा होता है। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि जब पैदा होते हैं उस टाइम से किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस होते थे कि ऐसा क्यों? मतलब ये इन बच्चों ने तो कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ये मतलब इस ऐसी क्या चीज़ है कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो इनको यहाँ पे लेके आए हैं? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर देन कोविड के टाइम में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे आस-पास हमने कई फैमिलीज़ देखी जो पूरी-पूरी फैमिलीज़ चली गईं। कई लोग उसमें भी सर्वाइव किए और अच्छे मतलब इतने लेवल पे बीमार पड़ गए थे उसके बाद भी लोगों ने सर्वाइव किया। सेम जॉब्स में कईयों की जॉब चली गईं, कईयों ने उस टाइम पे भी ग्रो किया। तो ऐसा क्या है कि सेम सिचुएशन मिलने के बाद भी कुछ लोगों पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और कुछ लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग उसी में ग्रो भी कर जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे तमाम क्वेश्चन्स थे जिनकी जानकारी के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में घुसी और जब मैं इसमें एंटर हुई तो ऑफ़ कोर्स ये इतना बड़ा समुद्र है कि मुझे फिर इसको करके बहुत अच्छा लगा और अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी मिले। तो जो शुरुआत आपकी हुई, ये आपका कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन था स्पिरिचुअलिटी की तलाश में आप इस तरफ गए या सिर्फ़ एक क्यूरियोसिटी थी? नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी बाद में आई। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स मतलब आज की डेट में मैं बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ बट पहले ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे इतने सवाल थे मेरे दिमाग में, तमाम सवाल थे, जिनके आंसर्स मुझे कहीं से नहीं मिलते थे। लोग हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो पंडित लोग होते थे, वो लोग कई लोग ऐसे बोल देते थे कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किसी के साथ कुछ गलत हो तो बोले कर्म है, कोई अच्छा कर ले तो बोले अच्छे कर्म होंगे। तो मेरे को ये समझ नहीं आता था मतलब कि ये मतलब एंटर तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हुई बट जब मैं इसमें एंटर हुई फिर ग्रेजुअली मुझे पता चला कि हम कहते हैं ना कि कर्मा है और पिछले जन्मों का बकाया है। तो अब आप ये सोचिए कि इतने सारे लोगों का इतने सारे कर्मों का बकाया हिसाब कौन रख रहा है? कोई तो सुप्रीम पावर है ना जो इतना सारा एक डेटा लेके चल रही है। तो फिर वो आपको अल्टीमेटली स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देता है जब आपको ये जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होता है कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर बियॉन्ड ऑल दिस एंड आप वहीं से आए हो और वहीं पे जाना है। उस दिन आप स्पिरिचुअली ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस दिन। तो दैट वाज़ द जर्नी। तो इस ज्योतिष का आपके अपने जीवन पे कितना प्रभाव रहा? जैसे आप दूसरों के भविष्य को देख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन को कितना कंट्रोल कर पाते हैं इससे? तो अमितेश जी डेफ़िनेटली जब ज्योतिष आप सीखते हैं ना तो सबसे पहले आप जाके अपनी कुंडली देखने लगते हैं कि अच्छा मेरा क्या चल रहा है। हालाँकि हमारे जो प्रोफ़ेसर्स थे, जो हमारे गुरुजी थे, उन लोगों ने हमेशा बोला कि अपनी कुंडली मत देखो या अपने ज़्यादा नोन लोगों की क्योंकि आप अननेसेसरी कई बार स्ट्रेस हो जाते हो चीज़ें देख के ना कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो बोलते थे कि अपनी मत देखो आप इस तरीके की चीज़ें करके बट हाँ, मैं अगर बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजी से मैंने अपने जीवन में क्या बदला तो मैं अगर आपको एक वन लाइनर बोलूँ तो जीवन को देखने का नज़रिया, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदला है एस्ट्रोलॉजी ने। तो आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप अगर आप जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं या आपको लगता है सब कुछ एज़ इट इज़ चल रहा है, आपसे किसी ने कोई ज़मीन हड़प ली चीटिंग से, आपसे कोई पैसे छीन के ले गया, आपसे किसी ने चोरी कर ली, रास्ते में गए कुछ चोरी हो गया। आपको जब तक नहीं पता ना आप कोसते रहोगे कि यार ये मेरा सामान लेके चला गया, ये तो मेरा था, इसने मुझसे क्यों ले लिया? तो तब तक आप ना उन चीज़ों को कोसोगे। द टाइम यू लर्न एस्ट्रोलॉजी और आप ये समझ जाओगे कि कहीं न कहीं कुछ लेना-देना था, आपको एस्ट्रोलॉजी के बाद आप उसको ये समझोगे कि इसका बकाया रहा होगा, मैंने दे दिया। मतलब ये देना था, दे दिया, तो आप ये समझो आपकी किस्मत में जितना है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता और जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो लाइफ़ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है आफ्टर मैं एस्ट्रोलॉजी में एंटर हुई हूँ, तो मेरी लाइफ़ में तो इसने डेफ़िनिटली बहुत इम्पैक्ट किया है और स्पिरिचुअली भी मैं बहुत कनेक्ट हुई हूँ उसके बाद। आज के यूथ के अंदर
एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं वो, और वो सोचते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ़ एक अंधविश्वास है। ख़ासकर हमारी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया या फ़िल्मों में देखें तो इसको बहुत मोकरी की तरह दिखाया जाता है। इसको आप कैसे लेते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को ब्लाइंड फेथली आप फ़ॉलो मत करिए। बट अगर आप उसके अच्छा, मैंने ये भी देखा है, जो आप यूथ की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यूथ कनेक्ट नहीं कर पाता है कई बार। बट कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब यूथ भी आके कनेक्ट पूछता है ना कुछ क्वेश्चंस, कई बार मेरे पास लोग आते हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने पूछा, अच्छा मुझे बताओ ये क्या होगा, वो क्या होगा? देन दे आर आल्सो वेरी सरप्राइज़्ड कि अच्छा ये भी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर वो कनेक्ट करने लगते हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि आप पहले समझो चीज़ों को, जानो, उसके बाद अपनी धारणा बनाओ। मतलब ये नहीं कि आपने बिना किसी चीज़ को सोचे समझे आपने उसको नकार दिया, आप पहले उसको समझो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कंप्लीटली ओके है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए वर्थ नहीं है, तो कंप्लीटली ओके, आपका अपना पर्सनल बिलीफ है एंड वी शुड डेफिनिटली रिस्पेक्ट द बिलीफ। तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नासा हो गया या और भी साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रहों का हमारे जीवन जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो हमारी हर दिन की दिनचर्या, हम जैसे ज़िंदगी जीते हैं, हर दिन, हर घड़ी हमारे जीवन जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, हम हिंदी कैलेंडर में 12 महीने बोलते हैं, राइट? हिंदी कैलेंडर में क्या, इनफैक्ट इंग्लिश में भी 12 महीने बोलते हैं। तो क्यों 12 महीने बोलते हैं? 12 की जगह हम 13 महीने में भी तो बाँट सकते थे ना पूरे स्पैन को, 15 महीने, 18 महीने, कुछ भी। 12 महीने क्यों? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर चलता है, जो हमारी ऋतुएँ चलती हैं, वो सन के ट्रांज़िट के बेस पे हमारा कैलेंडर सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 12 राशियों में जिस-जिस दिन सन एंटर होता है, उस दिन से हमारा हिंदू मास का नया महीना स्टार्ट होता है, राइट? पहला ये। दूसरा, आप देखिए, आप अगर कभी समुद्र किनारे गए होंगे, आपको बोला जाता है आज फुल मून है, हाई टाइड्स होंगी, समुद्र के पास मत जाओ। अब चंद्रमा इतनी दूर बैठा है, समुंदर, इतने बड़े समुद्र में वो लहरें लेके आ पा रहा है, हाई टाइड्स लेके आ पा रहा है, कैसे? वो तो बहुत दूर बैठा है ना, नहीं कुछ होना चाहिए। अब आप अपनी बॉडी देखिए, आपकी बॉडी भी 70% तो वाटर ही है। सो जब वो इतने बड़े समुद्र में हलचल ला सकता है, आपके दिमाग में क्यों नहीं ला सकता? और चंद्रमा को तो इनफैक्ट मन का कारक कहा गया है, राइट? तो प्लैनेट्स हमारे डेली रूटीन में इम्पैक्ट डालते हैं और डेफिनिटली इनका हमारे हर एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट है। अच्छा मैम, साइंस और एस्ट्रोलॉजी में अगर क्लैश हो, तो किसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। साइंस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे पास अगर कोई बहुत बीमार आदमी आए कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि तू ये ताबीज़ पहन ले और तू ये जाके मंत्र पढ़ ले और तू ठीक हो जाएगा। मैं डेफ़िनिटली उसको बोलूँगी कि जाके डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट कराओ, राइट? बट एट द सेम टाइम मैं उसको ये भी बोलूँगी कि आपको अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको अपना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, आप जाके मंत्रा चैंटिंग करो और आपका मन थोड़ा शांत होगा। तो देखो, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको जहाँ पे साइंस की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको साइंस की ज़रूरत है, बट जहाँ एस्ट्रोलॉजी अपना काम करता है, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की भी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ज्योतिष क्या आप एक साइंस की तरह देखते हैं? ज्योतिष बिल्कुल साइंस की तरह देखते हैं। देखो, अगर आप मुझे बोलोगे कि आप इसको प्रूव करो कि ज्योतिष एक साइंस है, तो ज्योतिष के 2 अलग-अलग पार्ट हैं, राइट? एक कैलकुलेटिव पार्ट है जो बिल्कुल साइंटिफिक है, वहाँ पे आप उसको जितने भी हमारे मतलब अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी नई-नई खोज रोज़ कर रहे हैं साइंस में। आप अभी भी देखो तो मंगल पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हमारे इनकी जो स्पीड है, ग्रहों के चलने की जो स्पीड है, ये कब एक सीक्वेंस में आएँगे, ये कब, आप सोचो कुंभ का मेला लगता है, राइट? आपको कौन बताता है, जो ये लोग हैं, जो नागा साधु वगैरह आते हैं, उन लोगों के पास तो कोई डिजिटल कुछ नहीं होता ना, इसको वो कहाँ जाके रहते, उनको कैसे पता चलता है कि इतने साल में यहाँ जगह पे कुंभ लगेगा एंड दे रीच दैट पॉइंट, राइट? तो वो उनकी कैलकुलेशन एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज़ जो कैलकुलेटिव पार्ट है, व्हिच इज़ कंप्लीट साइंस। प्रेडिक्टिव पार्ट इज योर मोर ऑफ योर इंट्यूशन एंड द सीइंग दैट पैटर्न एंड देन मेकिंग योर ओन फॉर्मूला। आपने कुछ सीखा, आपने एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखा, उसके बाद आपने उसको हजारों कुंडलियों पे देखा, 1000 में से हो सकता है 900 कुंडली पे या 950 कुंडली पे वो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही होगी, तो वाई आप बिलीव करोगे ना, अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो यू विल बिलीव। तो अगर आप, हाँ, हो सकता है कि वो कुछ 2% 5% कुंडली पे नहीं भी लगे, वो तो साइंस भी फिर उतना। मुझे लगता है कि वो 2% का जो आउटलायर है, वो हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में भी देखते हैं, बड़े से बड़े साइंस में भी देखते हैं। तो वो अगर आप खुद ही आप नोटिस करोगे, इतने बड़े-बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होने के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। जी। सेम डॉक्टर इतने पेशेंट्स देखते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो रोज़ नए पेशेंट्स देखते हैं, राइट? उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है, वो इतने टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके बाद भी सर्जरीज़ फेल होती है ना, आपका ट्रीटमेंट फेल होता है। तो क्या आप डॉक्टर पे विश्वास करना बंद कर देते हो? नहीं।
तो ये जो 2-4% का स्कोप है साइंस में भी है और सेम एस्ट्रोलॉजी में भी है। आप 99% 90% चीज़ों पे वो चीज़ें आपके फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो फिट इन होते हैं। कहीं पे कोई एक आधा परसेंट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे वो नहीं होता है, तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मैम कई बार देखा गया है बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े एक्टर्स भी अपनी फ़िल्म रिलीज़ कराने के लिए या अपने इलेक्शंस जीतने के लिए ज्योतिष पे निर्भर करते हैं। तो ये कितना सही है? अमितेश जी, आई एग्री कि लोग करते हैं, बट समटाइम्स ना पीपल आर अफ्रेड टू एक्सेप्ट इन पब्लिक। लोग पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जज करेंगे कि इस टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में इन चीज़ों में कौन बिलीव करता है, तो दे थोड़ा सा अफ्रेड होते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ पीपल बिलीव, जो मैं अपने एक्सपीरियंस में भी देख चुकी हूँ। अच्छा। टॉप लेवल पीपल, दीज काइंड ऑफ पीपल, दे आल्सो बिलीव। आप आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं, कोई सेलिब्रिटी किसी मंदिर में गए हैं रिलीज से पहले, आप कोई सेलिब्रिटी यहाँ गए हैं, किसी ने घर में पूजा रखवाई है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं बिलीव तो करते हैं, बट हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि लोग टाइम में बहुत ओपनली कि हम बताना नहीं चाहते लोगों भी बताना चाहते भाई। लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या रियली इससे कुछ इम्पैक्ट आता है उनकी फ़िल्म के रिलीज़ पर अगर हम कोई सॉल्यूशन मान लें या किसी के इलेक्शन जीतने पर? देखिए, ये बहुत मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आई थिंक हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए इफेक्ट होती है चीज़ें, बट डेफिनेटली जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कर्मा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने मूवी अच्छी नहीं बनाई है, अगर आपने वहाँ पे एफर्ट नहीं डाले हैं, तो क्या करेगा? मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा वैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बट यस, कहीं ना कहीं आपकी जो रेमेडीज हैं या जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, वो आपको आपके फेट को एक्टिवेट करने में थोड़ा हेल्प करती हैं। तो जैसे मैम आप बता रहे थे कि आपका विश्वास था बढ़ा कि कर्मों का सिद्धांत होता है और जो हमारे पुराने जन्म के कर्म होते हैं वही हमारे इस जन्म को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये सही है तो पत्थर के पहनने से या धारण करने से हमारा या किसी का फेथ चेंज हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? ये कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? जी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि पत्थर पहन के फेट चेंज हो जाएगा, तो 100% गलत बोल रहा है। पत्थर पहनने से फेट चेंज नहीं कर सकते हो आप। पहले तो ये मिसकंसेप्शन लोग पहले तो ये मिसकंसेप्शन है कि मैं आपको बोलूँ कि आप आज ये पहन लीजिए और आपका बिल्कुल एकदम कल से भाग्योदय हो जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे किस्मत चमक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट येस, इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, लाइक मूव इनटू द करेक्ट डायरेक्शन। ये आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको एक स्ट्रेंथ दे सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज वाइब्स दे सकता है। तो जिससे आपको अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका मार्स मंगल वीक है और मैं आपको मंगल के लिए कोई स्टोन बोलूँ, तो आप हो सकता है एनर्जी फील ना कर रहे हो, आपको वो काम नहीं कर पा रहे हो, बट जब आप ये स्टोन करोगे, आपकी इसकी एनर्जी से वो आप काम उस डायरेक्शन में करने लगोगे। तो कर्मा तो करने पड़ेंगे बॉस, वो तो आपको कैसे भी करने पड़ेंगे। बट हाँ, ये है कि ये जो स्टोन्स हैं, ये आपको कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ देते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये करने से बदल जाएगा और फेट चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सो तो मैम जैसे इंटेंसिटी ऑफ कर्मा पे मे बी मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर रहा हूँ बट मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंटेंसिटी ऑफ कर्मा किसी का ज़्यादा है, मान लीजिए कि किसी ने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए हों, किसी की हत्या कर दी हो या किसी का फ्रॉड किया हो, किसी के पैसे बंद कर दिए हों, वो इस जन्म में कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर वो अपने पुराने कर्मों की वजह से परेशान है और इस जन्म में वो पत्थर पहन रहा है या मंत्रों का जाप कर रहा है या जो भी कर रहा है, ज्योतिष में जो सॉल्यूशन अपना रहा है, उससे चीज़ों की इंटेंसिटी कम तो नहीं हो जाएगी क्योंकि कर्म तो उसको भोगने ही पड़ेंगे। तो ज्योतिष का रोल क्या है? कुछ मैं समझ नहीं पा रहा। सो मैं आपको बताती हूँ क्या रोल है ज्योतिष का। कर्मा, अगर हम जो जितना कर्मा हम जानते हैं, कर्मा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉल्ड संचित कर्मा, जो आपके पिछले जितने भी पास्ट जन्म हैं, उनसे आपके कुछ-कुछ कर्म चलते चले आ रहे हैं, राइट? एक होते हैं आपके जो प्रारब्ध, आपने बहुत नाम सुना होगा, बट व्हाट इज़ प्रारब्ध? ये प्रारब्ध वो है कि आपको, जैसे आप है ना, बैंक बैलेंस तो बहुत सारा है, उसमें से कुछ पार्ट यूज़ के लिए मिलता है। तो अब ये प्रारब्ध है जो आप इस जन्म में लेके आए हो, ये आपको भोगने ही भोगने हैं, देयर इज़ नो डिनायल टू इट। जो आपको इस जन्म में भोगना है, वो भोगना ही भोगना है, आप नो नो मैटर व्हाट आप जो भी कर लो। तीसरा है आपके क्रियामान कर्मा। तो वो क्रियामान कर्मा जो अब आप जो कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्रियामान कर्मा है। तो देखिए, आपने जो कर्म कर दिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपने पास्ट लाइफ में कर दिया, अच्छा खराब जो भी कर दिया, लेकिन आपने कभी सुना है कि पाप का प्रायश्चित भी होता है, राइट? जी। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली चैंटिंग करते हैं या अगर आप उस सुपर पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं न कहीं उन चीज़ों के इफ़ेक्ट को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने किया और अब आपको उसका फल नहीं मिलेगा, बट आप उसको ग्रेजुअली कम कर सकते हैं, क्योंकि ये दिस लाइफ इज़ नॉट योर लास्ट लाइफ, राइट? आप इसके आगे भी पता नहीं कितने जन्म लेंगे और किस तरीके से चीज़ें चलेंगी।
तो आप कम से कम आपके हाथ में जो है वो कर सकते हैं, इस जन्म के कर्मा को एटलीस्ट क्लीन कर सकते हैं कि आप अब जो करेंगे वो सही हो और आप आगे की जो लाइफ है वो एटलीस्ट सही जाए, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हम अपने जो भोगने की इंटेंसिटी है, उसको थोड़ा कम कर सकते थोड़ा कम कर सकते हैं आप प्रभु की शरण में। वो कहते हैं ना कि अब आपने गलती कर ही ली और खुद जाके सरेंडर कर लें पुलिस में, तो थोड़ा सज़ा कम हो जाती है, राइट? तो वो सेम चीज़ है कि आपने कर्मा तो कर लिए हैं, बट अब अगर आप खुद ही से ही सरेंडर हो जाओ प्रभु के आगे, तो फिर कहीं न कहीं इंटेंसिटी कम हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम पत्थर पहने या कोई तावीज़ डालें या फिर हम कोई यज्ञ करें, जैसा ज्योतिष में बताया गया है, इसकी बजाय हम अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, ये भी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, अच्छे कर्म तो देखिए नंबर 1 सॉल्यूशन तो वो है ही। कर्म को तो सबसे पहली प्रधानता दी गई है ज्योतिष में। वो तो मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कर्म तो सबसे पहले है ही, आपका कर्मा इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी जो चीज़ें हैं, कई बार देखो कर्म करने के लिए भी ना आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, जी, राइट? आप घर में बैठे हैं, लेथार्जिक बैठे हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको पता है कि मैं घर से बाहर निकलूँगा, मैं जॉब पे जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, बट आपको कहीं न कहीं एक पुश नहीं मिल रहा, आपको जाना ही नहीं है, ठीक है? तो फिर अब आप एक तरफ काम भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंप्लेन भी कर रहे हैं कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो काम तो करना पड़ेगा, बट वो काम करने के लिए जो एक पुश है, जो एक चीज़ें चाहिए, वो आपको इन चीज़ों से मिलती है। आपका देखिए हम ना ज्योतिष में अगर वैसे तो सारे ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, इनको बहुत पावरफुल ग्रह बोलते हैं, सूर्य है, इनको बहुत पावरफुल बोलते हैं। बट कहीं न कहीं जो चंद्रमा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न्स मन का कारक है, राइट? आपका मन अगर कंट्रोल नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको करना बहुत कुछ है। आपको लग रहा है लाइफ में मैं बहुत ऊपर पहुँच जाऊँ, मैं बहुत कुछ कर लूँ, बट अगर आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। कई बार हम देखते हैं बहुत मेधावी छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन उनका इतना मन चंचल होता है कि वो कहीं एक जगह कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। इसको कंट्रोल करने के लिए ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, आप स्पिरिचुअली थोड़ा अलाइन्ड हो। आपका अगर मन शांत होगा, फिर आप बैठ के सोचोगे भी कि मुझे आपको एक कुछ अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा-सा मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि आप कर्मा तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उस कर्मा को करने के लिए भी आपको एक पुश चाहिए, वो आपको इन चीज़ों से मिलता है। हाँ, वो आपको एक डायरेक्शन ज्योतिष दे सकता है कि हाँ, आप किस डायरेक्शन में जाएँ और क्या करें जिससे आपका आगे का लाइफ पाथ ठीक हो सकता है। अच्छा, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है कि ज्योतिष में कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं। जैसे हम देखते हैं शनि की साढ़े साती बहुत प्रकोप डालती है जीवन में। तो ये क्या है इसका थोड़ा-सा ये मुझे सुन के मुझे भी मतलब बहुत वो लगता है कि लोग इतना डर जाते हैं और एक्चुअली लोग डरते नहीं है, लोगों को डराया भी जाता है। अरे तुम्हारी तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अब तो तुम्हारा टाइम बहुत खराब जाएगा, और लोगों को सुन के ऐसे फियर हो जाता है कि यार मैं तो अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है टाइप। बट ऐसा नहीं है, देखिए हर ग्रह अपने आप में पावरफुल है और हर ग्रह की एक इम्पोर्टेंस है। शनि भी मेरा एक अपना खुद का एक वीडियो है यूट्यूब पे जिस पे मैंने बाकायदा बताया है कि शनि डराने नहीं आते, वो आपको एक डायरेक्शन देने आते हैं और आपको अपने ही जीवन से रूबरू कराने आते हैं। तो डरिए मत, शनि को न्याय देवता बोला जाता है, राइट? अब आप सोचिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी साढ़े साती अभी निकली है और वो समय मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को बता नहीं सकता। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट चल गया। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है। शनि आता है आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल देगा, बुरे कर्म किए हैं, बुरा फल देगा। हाँ, थोड़ा वो आपको डाउन टू अर्थ करने आते हैं कि आप ज़्यादा हवा में मत उड़ो। कइयों में थोड़ा ईगो आ जाता है विद टाइम कि मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, मेरे पास बहुत है। तो बताने आते हैं कितना भी कमा लिया है, अगर बनना है ना तो राजा से रंक एक दिन में बन जाओगे, राइट? तो वो ईगो को डाउन में रखिए, राइट? दूसरा वो आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हम जैसे रेमेडीज़ भी बताते हैं ना शनि में, अगर लग रहा है कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने जो निचले तबके के लोग हैं उनको खुश रखिए, बेसिकली जो आपके ड्राइवर्स हो गए, मेट्स हो गए, जो लोग आपको सर्व करते हैं, क्योंकि शनि सर्वेंट का कारक भी बोला जाता है, राइट? तो हम आपको बहुत बेसिक बेसिक सी रेमेडीज़ बोलते हैं, अरे कर्मा ही अलाइन करने बोल रहे हैं हम आपको कुछ नया करने नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं आप अपने कर्मा ठीक रखो, शनि कोई बुरे रिजल्ट्स दे के नहीं जाएगा, ठीक है? अब शनि से लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि अब अगर आप एक जज को देखो, तो जज के सामने उसका अपना फैमिली मेंबर ही क्यों ना खड़ा हो, बहुत न्यूट्रल होके जजमेंट देता है, राइट? वो ये नहीं बोलेंगे कभी कि नहीं, नहीं मेरे फैमिली मेंबर है, सज़ा थोड़ी कम कर देते हैं, न्यूट्रल है। शनि का भी वही है, वो जजमेंट देने आया है, अगर आपके कर्मा क्लीन है, तो आप बहुत से लोगों से मिलेंगे जिनकी शनि की साढ़े साती में उन्होंने कुछ फ़ील नहीं किया। ये कि साढ़े साती बहुत स्मूथ चली गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उनके कर्मा बहुत क्लीन रहे हैं, तो वो टाइम अच्छा से निकल गया, राइट? शनि की साढ़े साती जाते-जाते आपको बहुत कुछ अच्छा दे के जाती है। आपकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी करके चली जाती हैं। हाँ, बशर्ते आपके कर्मा क्लीन होने चाहिए। अगर आप एक तरफ तो काम अच्छे नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ चाह रहे हो कि मेरा तो भाग्योदय हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, तो फिर शनि रुला के जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये चीज़ें हैं। मैम तो अगर ऐसी बात है कि
ज्योतिष का उपचार करके अगर हम कुछ चढ़ा करके, कुछ पूजा-पाठ करके, कोई पत्थर पहन के महँगे-महँगे अपने इंटेंसिटी को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकते हैं, तो इसमें तो वो क लोग कहीं न कहीं पिछड़ जाएँगे जो कि पैसे से कमज़ोर हैं और रेमेडीज़ चाहते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि देखिए हर आदमी को आप लाख 2 लाख की 50,000 की रेमेडीज़ बताओगे, वो नहीं है। अब एक बात बताओ, मेरे पास जितने लोग आते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अब मैं अगर उनको जाके बोलूँगा 50,000 का पत्थर पहन लो, स्टोन पहन लो, या मैं उनको बोलूँ कि अच्छा एक काम करो, आप टिकट कटा के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, वहाँ पे जाके पूजा करा लो। तो अगर उसके पास जब तक पैसे नहीं होंगे, क्या उसकी लाइफ ऐसी चलती रहेगी? इनफैक्ट वो आया ही इसलिए क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। तो आप उसको उस टाइम पे ऐसी चीज़ें सजेस्ट करोगे तो वो भी और टूट जाएगा। उसको लगेगा कि मतलब मैं तो सॉल्यूशन लेने आया था, मुझे अब ऐसी चीज़ मिली जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने कर्मास भी या छोटे-छोटे अपने लाइफ में चेंजेस भी कर लेते हैं ना, तो भी आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपका कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी रिपीटेडली बोल रही हूँ कि कर्मा प्लेज़ अ फर्स्ट रोल, और सबसे टॉप में हम कर्मा को रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आपका कर्मा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्लीन करिए। जहाँ तक बात है स्टोन की और रेमेडीज़ की, तो देखिए स्टोन में कुछ सब्स्टिट्यूट भी हैं, बहुत सस्ते सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर आप वो भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा चलो, आप महाकाल जाके वहाँ पे पूजा करा लीजिए, आप त्र्यंबकेश्वर जाके पूजा, वो भी पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज़ ओके। आप घर के अंदर एक नॉर्मल चैंटिंग कर सकते हैं। आप 10 मिनट का टाइम निकाल के आप एक हम अगर आपको कोई मंत्र दें या कुछ भी करें, आप वो कर सकते हैं। आप अपने आस-पास के किसी शिव मंदिर में जाके जल चढ़ा सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं लगता। तो ये बहुत बेसिक सी रेमेडीज़ भी आप करके अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा ही खर्च करना है, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपका अच्छा देखिए, अब किसी को शौक है महँगे रत्न पहनने का, ऑफ कोर्स आप उसको रिकमेंड कीजिए, उसको शौक है, लग्ज़री है उसके पास, उसको शौक है महँगे रत्न पहनने का। ऑफ कोर्स आप उसको सस्ता भी बताइएगा तो महँगा ही खरीद के लाएगा, ठीक है? तो उसका क्योंकि शौक है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो फाइनेंशियली थोड़े क्राइसिस से हैं, आप उनको एटलीस्ट थोड़ा सही गाइडेंस दीजिए, उनको सही चीज़ें बताइए। तो आप देखिए, एस्ट्रोलॉजर का जो काम है ना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। आप अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबली इसको करेंगे तो डेफिनिटली इट विल हेल्प द सोसाइटी आल्सो। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी मोस्ट ऑफ टाइम प्रोपेगेट कर दी गई हैं। ज्योतिष में अगर आप कर्मों को सही रखें और आप स्पिरिचुअल ज़्यादा अलाइन्ड हों तो आपके कर्म और आपका भविष्य अपने आप सुधर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सुधर सकता है। कर्मा वही कर्मा इज़ ऑन टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद आप जो मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, और हमारे शास्त्रों में भी है, कलयुग के लिए बोला गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि जन उतरि पारा। तो कलयुग में बोला जाता है कि अगर आप प्रभु के नाम का सुमिरन भी कर लेते हैं तो आप अपनी नैया पार लगा लेंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कर्मा क्लीन रखिए, प्रभु की शरण में जाइए, आपके सारे काम हो जाएँगे। कई लोग कहते हैं कि आजकल एस्ट्रोलॉजर जो हैं लोगों को डरा करके पैसा कमाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सॉरी टू से बट दिस इज़ द ट्रुथ, क्योंकि एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। अगर आप आज देखोगे तो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स से मतलब लोग क्या कहते हैं, आप कुंडली दिखाने जाएँगे, वो बोलेंगे अरे आपकी कुंडली में तो ये दोष है, वो दोष है। आप ये समझिए, किसी की साइकोलॉजी समझिए, अगर कोई आपके पास कुंडली लेके आ रहा है, तो वो आपसे दोष जानने नहीं आ रहा है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। दोष तो है, अब वो दोष उसको नहीं पता कि वो उसने पिछले जन्म में, ना उसको याद है, ना आपको पता है, राइट? उसको नहीं पता उसने क्या काम किए थे, क्या कर्मा किए थे। आप उसको दोष बता के साथ-साथ सॉल्यूशन भी दीजिए। अब लोग यूजुअली क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आपको बहुत सारा दोषा बता देंगे, फिर आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बता देंगे, महँगे-महँगे पूजा-पाठ बता देंगे। अब लोग उसमें थोड़े उलझ जाते हैं। हाँ, उलझ जाते हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, और फिर वही है कि जब लोगों का उन सब कुछ करके कुछ अच्छा नहीं हो पाता, फिर लोग ब्लेम करते हैं। ब्लेम करते हैं कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों तरह से है, मतलब ये कहीं न कहीं हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल कि हम इसको किस तरीके से आगे दिखाते हैं, तो डेफ़िनिटली। अगर मान लीजिए कभी कोई एथिस्ट आपके सामने आ जाए और वो कहे कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से स्कैम मानता हूँ, तो उसका मन आप कैसे चेंज करेंगे? मैं सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी कि देखिए, किसी भी चीज़ को स्कैम बोलने से पहले या किसी भी चीज़ को बिल्कुल नकार देने से पहले आपको उसकी डीप में जाके समझना चाहिए। तो जो आपने बोला ना कि धारणा, तो 2 तरह की धारणाएँ हैं। एक वो है कि जो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरे एक्सट्रीम अपोज़िट है जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हो तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। जी, मतलब यू कैन चेंज योर एग्ज़ैक्टली सोसाइटी में हम ये 2 एक्सट्रीम वो एक्सट्रीम देख रहे हो, राइट? तो दोनों ही गलत है। आप ये समझिए कि अगर आप सिरे से नकार दे रहे हो तो आप उसका पहलू ही नहीं जान पा रहे हो, और अगर आप बिल्कुल ये सोच रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर है और वो आपकी सारी परेशानियाँ सॉल्व कर देगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट गॉड। हम जाके अब मेरे को ना कई बार बहुत आई फील रियली बैड जब लोग आके पूछते हैं मुझे 100 करोड़ कब मिलेगा?
या कोई आगे बोलता है अच्छा मेरी जिससे शादी होगी उसका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चंस कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी का मज़ाक बनाते हैं, क्योंकि आप देखिए 100 करोड़ कब मिलेगा, हर आदमी को 100 करोड़ चाहिए, राइट? वो 100 करोड़ कब मिलेगा का प्रेडिक्शन जब आप आके पूछते हैं तो मतलब हम भगवान नहीं है कि हम आपको जाके बता दें अच्छा ठीक है आप इतना टाइम करोगे, आपको इतना मिल जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है। हाँ, आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी जो भी हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं हम आपको उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। बट अगर कोई एथिस्ट है और बिल्कुल ही नहीं मानता है तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि पहले थोड़ा करीब से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं है देन डेफिनिटली मतलब यू आर सबका अपना एक ह्यूमन बीइंग है और हर किसी का अपना एक बिलीफ है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही कि नहीं, बट उससे पहले एक बार आपको आज़माना ज़रूर चाहिए। मुझे लगता है इसके पीछे थोड़ा इसका कारण ये भी है कि कुछ हमने एक गलत धारणाएँ बना रखी हैं या चीज़ों को बहुत ऊपरी तौर पे समझा है। जैसे उसमें से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट ये हमारी कैजुअल डिस्कशंस में ऑफ़िस में जब हम लोग बैठते हैं तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि यार एक बात बताओ कि जो हर इंसान एक सर्टेन टाइम पे या डेट में पैदा हो रहा है, उन सब लोगों की जीवन या उन सब लोगों का भविष्य एक जैसा कैसे हो जाएगा? या किसी का फेट सिर्फ़ इसलिए भविष्य सिर्फ़ इसलिए निर्भर हो जाएगा कि वो किसी सर्टेन टाइम पे जन्मा था, किसी राशि में जन्मा था, तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए सेम डे टाइम पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एक टाइम पे जन्म लेते हैं, राइट? बट ज्योतिष में एक बोला जाता है देश काल पात्र, राइट? तो एक आदमी जो अ, बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ है सेम टाइम पे वर्सेस एक आदमी जो बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, या वर्सेस एक आदमी जो अमेरिका में पैदा हुआ है और एक आदमी जो इंडिया के किसी गांव में पैदा हुआ है, दोनों की किस्मत डेफिनेटली चेंज होगी। यू कांट डिनाई दैट। बट जो उसके प्रोमिसेस हैं, जो कुंडली क्रिएट हुई है, वो कहीं न कहीं अब जैसे मैं बोलूँगी कि आपकी कुंडली में विदेश जाना लिखा है, ठीक है? तो आप क्योंकि आप ऑलरेडी एक दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं या अगर आप एक मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हैं, आपके लिए फॉरेन इज़ अ फॉरेन, राइट? आप बाहर जाएँगे। बट एक गाँव में जो बंदा है, उसको अगर मैं बोलूँगी कि आपकी कुंडली में विदेश, तो वहाँ पे विदेश रिप्रेज़ेंट करता है आपके बर्थ प्लेस से बाहर जाना। वो विदेश की टिकट कटा के एकदम से चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर बहुत ही ऐसी जगह से आ रहा है, वो उसके लिए एकदम से ऐसे प्रोमिसेस नहीं हो जाएँगे, राइट? तो किस्मत बिल्कुल एक जैसी कंपैरेटिवली नहीं होगी, प्रोमिसेस सेम होंगे ऑफ कोर्स, उसकी भी लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल्स हैं तो दोनों की लाइफ में होंगे, बट वो डिफरेंट वे में होंगे, राइट? तो हम ये कहना बहुत गलत है कि हाँ, जहाँ तक राशि की बात है कि एक राशि में पैदा हुए लोग या एक डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम बोलते हैं कि नंबर 2 से रूल होता है, नंबर 3 से रूल होता है। तो ये मैंने देखा है 90% लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलते हैं, अगर आप एक राशि से बिलॉन्ग करते हैं या अगर आप एक उससे बिलॉन्ग करते हैं। अगर आपको कोई नंबर 1 वाला मिलेगा तो वो डेफिनिटली आपको उसमें कॉन्फिडेंस, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी। बट अगेन 100% एक्यूरेट कुछ नहीं है। आपको न यहाँ भी मैं वही बोल रही हूँ कि 90% लोगों का मिलेगा। 2% लोग ऐसे होंगे जो थोड़े आपको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं हो रहा। तो 2% का 2% 5% लोग ऐसे आपको मिलेंगे। और वो मुझे लगता है वो वेरिएशन साइंस में भी है और हर फील्ड में है इनफैक्ट, चाहे वो डॉक्टर्स में बोलें, चाहे वो दैट इज़ अक्रॉस, तो वो हम मान के चलते हैं कि 5-10% का वेरिएशन होता है। बट जहाँ तक बात है कि नंबर नेम जो हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं कि आपके 1 से 9 तक नंबर अगर आपका है तो आपका आपका नेचर किस तरीके का होगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का होगा, आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा होगा, वो आपको 90% लोगों में एक जैसे मिलेंगे। मैम न्यूमेरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी में कितना फ़र्क है? ये एक ही स्ट्रीम है, एक ही ब्रांचेज़ मतलब अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं, एक ही साइंस की? न्यूमरोलॉजी आई वुड से इस विद्या का एक बहुत लेटेस्ट वर्जन बोल सकते हैं। बहुत जैसे कहते हैं ना अपग्रेड होते-होते, क्योंकि देखो ये एक रिसर्च है, राइट? आप ग्रेजुअली जैसे एस्ट्रोलॉजी भी है तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंशिएंट टाइम के जो ऋषि मुनीस थे, चाहे हम ऋषि पराशर की बात करें या जैमिनी ऋषि की बात करें, इन्होंने हमें वो बहुत रिसर्च करके परफेक्ट सूत्र दिए। ऐसा-ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट? उन्होंने बोला कुंडली में अगर ये प्लैनेट यहाँ है, ये प्लैनेट की पोज़ीशन यहाँ है, ये दशा आएगी, ये होगा, तो ये होगा। एक सूत्र दिया। बट वो क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ग्रेजुअली स्टडीज़ करी हैं, रिसर्च किया, ईयर्स ऑफ रिसर्च टू मेक दिस फॉर्मूला, राइट? वो फॉर्मूला अगेन 100 लोगों पे लगाओगे, 90 पे लगेगा, 10 पे नहीं लगेगा, ठीक है? तो वो रिसर्च है जो ग्रेजुअल चल रही है और वो दिस कीप ऑन चेंजिंग। तो आप भी अगर अब मान लो मैं एज़ एन एस्ट्रोलॉजर अगर मैंने भी 1000 कुंडलियाँ देखी हैं, तो 1000 कुंडलियों में मेरी भी एक अपना फॉर्मूला भी आप क्रिएट करते हो। इट्स अ पैटर्न। आपको जब एक इवॉल्विंग साइंस है मतलब आप अपने हिसाब से थ्योरीज़ और थीसिस डेवलप आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आज भी लोग एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। देयर इज़ अ फ्रेटर्निटी जो आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट व्हाई। तो अगर आप देखते हो कि आपने जैसे न्यूमरोलॉजी इट्स सेम थिंग, आपने देखा कि नंबर 1 को जन्म लेने वाला 1, 2, 3, 4 अगर आपको कंटिन्यूअसली में एक ट्रेंड दिख रहा है तो यू मेक अ फॉर्मूला। जहाँ तक हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन थ्योरीज़ की बात करते हैं, सो देयर आर 2 वेज़ ऑफ एनीथिंग व्हिच वी व्हाट वी स्टडी।
अगर हमने बचपन में पढ़ा हुआ तो मैथ्स पढ़ते थे, राइट? 2+2 4 होता था। बट अगर कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट आ जाए या कुछ ऐसा लैंग्वेज आ जाए तो वहाँ पे आप एक चीज़ को 4 तरीके से लिख सकते हो, राइट? देयर इज़ अ डिफरेंट वे, हर बच्चा एक अलग तरीके से उसको, मतलब सेम होगा बट वो डिफरेंट तरीके से लिख के लाएगा। सेम विद एस्ट्रोलॉजी, आप किस चीज़ को देख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है। एक सेम कुंडली में हो सकता है मैंने जो चीज़ पकड़ी वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है उस चीज़ को ना पकड़े बट वो कुछ और ऐसा रीड कर ले जो मैंने नहीं देखा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ सेम कुंडली को अगर आप रीड कर रहे हैं और दूसरा रीड कर रहे हैं, दूसरे ज्योतिष हैं, तो उनमें वेरिएशंस होगा प्रेडिक्शन में? देखो माइनर वेरिएशन होगा आई वुड से, क्योंकि दिस इज समथिंग, देखो कुछ चीज़ें ना इंट्यूशन होती हैं और कुछ चीज़ें आपके पैटर्न के बेस पे हैं। कुंडली फिक्स है, कुंडली में कोई चेंज नहीं है, वो हर ज्योतिष एक ही बना के देगा, सो राइट। लेकिन जब आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं, जब आप उसको रीड करते हैं, तो मेरा प्रिडिक्ट करने का तरीका इज डिफरेंट, समबडी एल्स रीडिंग प्रेडिक्शन इज डिफरेंट, फॉर्मूला सेम बट वो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकाल सकता है जो मैं शायद नहीं निकाल सकती, या मैं कोई ऐसी चीज़ निकाल सकती हूँ जो शायद वो नहीं निकाल सकती। अच्छा, तो ये मतलब इंटरप्रिटेशन वाली बात, क्या को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो दूसरी। तो सबका वे ऑफ लर्निंग, तो ये इवॉल्विंग साइंस ही बोल सकते हो आप इसको, कि दिस इज इवॉल्विंग ईयर ऑन ईयर, कुछ चेंजेस भी होते हैं ईयर ऑन ईयर, और अभी आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं चीज़ों पे, क्योंकि आप जब सराउंडिंग में चीज़ें देखते हो, आपको 10 चीज़ें ऐसी दिखती हैं तो आप फिर एक बनाते हो कि अच्छा चलो इसको 10 को हम 100 पे लगा के देखते हैं कि ये एक्चुअली वैलिड है कि नहीं है। आपकी बात मुझे बहुत लॉजिकल लग रही है, क्योंकि ऐसा हम अक्सर देखते हैं जब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं एक सिंपल बीमारी के लिए, लेट्स से बुखार भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर उस एक ही बुखार के लिए एक ही दवाई देंगे। कोई डोलो लिखता है, कोई पीसीएम लिखता है, सबका अलग अलग है ना, मतलब सब अलग अलग। पेशेंट हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस। और हाँ, बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। आप तो ये इवॉल्विंग साइंस है और आप इसको ये बोल सकते हैं कि टाइम के साथ ये इवॉल्व हो रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो दैट इज़ इट। मैम, कोई अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे, कोई केस स्टडी? मतलब मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट जाती हैं, एंड आई फील वेरी हैप्पी जब लोग आके बोलते हैं कि अरे आपने बोला था हो गया, ठीक है? तो आई फील वेरी ग्लैड कि एटलीस्ट मैंने किसी का एक लाइफ पाथ दिखाया। अब लोग बोलेंगे क्या पता वो होना ही हो, आई एग्री कि हो सकता है होना हो, बट ये एक रूट है, मतलब आप आए, आपने जब उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था बट ऑल ऑफ अ सडन हो गया। और ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, मल्टीपल केसेस में, किसी की शादी नहीं हो रही थी, आपने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम पे चांसेस हैं हो जाएगा, एंड इट हैपेंड। किसी का बेबी 6 साल 8 साल से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, एंड दे आस्क्ड, देयर वर फ्यू रेमेडीज गिवन एंड इट हैपेंड। तो अब उसके लिए वो सरप्राइज है, आई डोंट नो, वो मतलब बाय गॉड ग्रेस आल्सो, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बताते हो और वो होती हैं तो दैट लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं, जॉब्स से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल दूर-दूर तक आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, एंड अच्छा इट हैपेंस। आई फील रियली ग्लैड जब लोग आके बोलते हैं कि आपने बोला था हो गया, एंड दे रिस्पेक्ट। मैम, एस्ट्रोलॉजी को क्या साइकोलॉजी की तरह भी देखते हैं, देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं हमें सेल्फ अवेयर कर दे रहा है कि हमारे भविष्य में क्या हो सकता है और हम पहले से तैयार हो जाएं? एस्ट्रोलॉजर का काम मुझे लगता है कहीं न कहीं साइकोलॉजिस्ट का काम भी होता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। जब कोई आपके पास आता है ना तो वो आपसे प्रॉब्लम सुनने नहीं आता है। ये एक साइकोलॉजी है बेसिकली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो आपसे सॉल्यूशन चाहने के लिए आता है कि उसको कोई सॉल्यूशन मिले। प्रॉब्लम तो बता दी, वो खुद पर उस पता है परेशान है, उसको पता है कि सॉल्यूशन चाहिए मुझे, वो परेशानी तो आपने बता दी। अब आप उसको बोलो तेरा राहु खराब है, तेरा मंगल खराब है, तेरा कुछ भी खराब है, बट अल्टीमेटली वो परेशान है, वो जिस मर्जी वजह से हो। उसको सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशन अगर आप उसको दे पाते हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉरल स्ट्रेंथ और समथिंग, तो उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है अपनी लाइफ को करेक्ट करने का, और वो करेक्ट पाथ पे चला जाता है। तो आई विल गिव यू फॉर एग्जांपल्स। मेरे पास मुझे कई बार बहुत बुरा भी लगता है, देयर आर फ्यू केसेस जो आते हैं और बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ से। यूजुअली मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग तभी आते हैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल कि त्रस्त हो चुके होते हैं, और दे आर लाइक कि हमारे तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हम सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं, हम क्या करें? देयर आर पीपल लाइक दैट। अब आप सोचिए उस टाइम में जब बंदा आपके पास आ रहा है और वो खुद से पहले से इतना परेशान है, डिप्रेस्ड है, और उस टाइम में अगर मैं उसको कुंडली देख के बोलूँ कि तेरी कुंडली में तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है, वो सही में जाके सुसाइड कर लेगा, राइट? तो एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आप उसको मेंटली स्टेबल करें, उसकी साइकोलॉजी को समझें और उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करें, राइट? ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन और ये सारी चीज़ें तो पैक-फिट पे हैं कि आपके साथ क्या होगा, बट आप उसको एटलीस्ट एक लाइफ जीने की होप तो दें, राइट? आप उसको एक होप दें कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं, आपकी चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएँगी। आप होप लूज़ मत कीजिए, आप उसको एक आशा की किरण तो दे सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, वेरी गुड क्वेश्चन, कि एस्ट्रोलॉजर का अगर आप पूछोगे तो 50% काम साइकोलॉजिस्ट है जो उसको करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को, कई लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपसे किस पर्पस से आ रहा है और उसका इंटेंट क्या है, वो क्या करना चाहता है।
तो एस्ट्रोलॉजर का रोल इज़ नॉट वेरी ईज़ी, दे शुड एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर एक रिस्पॉन्सिबल ज्योतिष होंगे, तो वो उनकी कहीं न कहीं वो अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी बिल्कुल आपको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसको अगर बिल्कुल ही आपने बोल दिया कि नहीं, नहीं तेरा तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, आगे भी अच्छा नहीं दिख रहा है, वो सही में जाके सुसाइड कर लेगा ना, मतलब उसको वो खुद परेशान है वो। या उसे अल्टरनेटिव्स नहीं बता कर के उसके ऊपर फिर खर्चे लाद देना। हाँ, बिल्कुल, जो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन जैसे मैंने बताया कि आई आल्सो टेक कंसल्टेशन चार्जेस, और क्योंकि देखो एनर्जी लगती है, आपका टाइम लगता है, सब कुछ जाता है, और आपको ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन आप कर्मा अपने कहीं न कहीं फिर कर रहे हो, अगर आप किसी से फ्री में सर्विसेज़ ले रहे हो एंड ऑल। तो आपको चार्ज करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो, बट कई केसेज़ में आई हैव डन इट फॉर फ्री आल्सो, कई केसेज़ में आई सजेस्ट द ओनली रेमेडीज़ व्हिच दे कैन डू। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर का आई थिंक ह्यूमन एंगल होना चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा पॉडकास्ट में अपने ऑडियंस के लिए भी कि मैम वैसे इस पॉडकास्ट को मेरा बहुत प्लान था कि किसी ज्योतिष आचार्य को हम बुलाएँ। ख़ासकर आपसे बात करने के बाद मुझे कहीं न कहीं वो एक ह्यूमन कनेक्ट फ़ील हुआ कि जब आपने बताया कि आप नॉट फॉर मनी ओनली यू आर डूइंग दिस बिकॉज़ यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड हैव योर कॉर्पोरेट करियर्स और ये जो चीज़ है आप एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए और एक लोगों की वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। मुझे लगा कि यू आर द राइट पर्सन टू बी ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं कई बार लोग अपने परेशानियों के लिए तो आते ही हैं सॉल्यूशन ढूँढने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन जब भी कोई माँगता है, आप कभी ऐसा डिलेमा फ़ील करते हैं? ट्रस्ट मी, मैं नहीं देती ऐसा कोई सॉल्यूशन कि आप दूसरे को परेशान करो, क्योंकि हाँ, या ज्योतिष में ऐसा पॉसिबल भी है क्या? पॉसिबल है। देखो आप मतलब कहते हैं ना कि जब अच्छी एनर्जीज़ हैं तो बुरी भी हैं, सब कुछ है, राइट? अब अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका किसी से अननेसेसरली झगड़ा हो गया, तो लोग आते हैं, वो तो अपने लिए अपना अपना बेनिफिट पूछने आएगा ना, मैं फँस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँ बाहर, राइट? या अगर आपसे कोई इस तरीके की चीज़ आएगा, तो वो आप बता सकते हो। बट अगर आप किसी को बोलो कि नहीं तुम लड़ते चलो और फिर आपको किसी से साइड होना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग समथिंग। तो आपको कहीं न कहीं मतलब किसी को अगर कोई मतलब ये देखिए, जादू टोना और ये सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स मतलब ये मेरे पर्से के बिल्कुल बाहर है। कई बार ऐसा होता है ना कि उनके ऊपर भूत लगा दो, पिशाच लगा दो या इस तरह के लोग बहुत से टोटके करते हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि हम ना मतलब बहुत जल्दी, हमें फ़ास्ट चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है एज़ अ ह्यूमन। हमें लगता है कि जल्दी से कुछ हो जाए, या कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है तो मैं इसके साथ कुछ कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और किस लेवल तक होता है आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट आल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में भी बिलीव करते हैं एंड ऑल। बट मैं यही बोलूँगी कि किसी का बुरा करके आपका अच्छा कभी नहीं हो सकता। इसके साथ ही मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप शायद तांत्रिक विद्या की और जादू टोने की और ये चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो इस बारे में मतलब मैं इस चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आई डोंट गेट इंटू इट। मैं ऐसे कोई सॉल्यूशंस किसी को नहीं देती। मैं साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ, अगर आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि किसी का नुकसान करा के या कुछ ऐसी चीज़ें करा के, तो देखिए इन चीज़ों का मैं आपको जो पहले से हम बहुत कर्मा पे डिटेल्ड बात कर चुके हैं, ये कहीं न कहीं आपको बैकफ़ायर भी करते हैं। आप अगर किसी का बुरा कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप बुरा करके आपका अच्छा हो जाएगा। वो आज नहीं तो कल वापस तो करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना लाइफ़ पाथ क्लियर कीजिए इंस्टेड किसी और का बुरा करने के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तंत्र विद्या का रिपरकशन भी अपने ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप किसी और का नुकसान कर रहे हैं, तो आपका नुकसान भी कभी न कभी तो होगा। जी। तो आप वो चीज़ें मत करिए, मतलब आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वो चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए कि आप किसी का बुरा करा के अपना अच्छा करा रहे हैं। आप अपना, वो कहते हैं ना कि किसी और की लाइन छोटी कर देने से आप बड़े नहीं हो जाएँगे, आप इंस्टेड अपनी लाइन को बड़ा कीजिए। मैम ज्योतिष जो है ये सब फ्यूचर बताने का एक टूल है या कहीं न कहीं आप इसको एक स्पिरिचुअल जर्नी भी देखते हैं कि अपने अंदर झाँकने का एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम अपने फ्यूचर के बारे में जब जानते हैं या हमारे भविष्य में कैसा जीवन जाने वाला है, क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, तो हम पहले से सेल्फ अवेयर होकर के थोड़ा-सा अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करें? सो देखिए, मैं ऐसे बताती हूँ कि ज्योतिष फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बहुत छोटा-सा पार्ट है ज्योतिष का, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ ज्योतिष। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है इसमें, जो आपने बोला सेल्फ रियलाइज़ेशन और थ्रू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए आपको फ्यूचर जान लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पता चल गया कि यार इस एज में आपके साथ ये परेशानी आ सकती है। तो अब आप क्या करोगे? उसके वो सोच-सोच के परेशान होगे या उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करोगे कि आपको क्या करना चाहिए? अब आपको पता है कि सामने गड्ढा आने वाला है, मतलब एक बंदा रास्ते पे जा रहा है, गड्ढा आया, गिर गया, सडन गड्ढा आया, वो गिर गया। बट अगर आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा है, तो आप थोड़ा संभल के चलते हो। तो ज्योतिष वही है कि आपको गाइड करता है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। आपको पता है कि आपने आने वाले टाइम में अगर ये प्रॉब्लम आने वाली है, अगर मैं मान लो मैं किसी को बोलती हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो,
तो हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब ये है कि आप हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपने रेगुलर चेकअप्स करा सकते हो, राइट? आप उसको इग्नोर मत करो, कोई छोटी-सी चीज़ भी होती है, आप ये नहीं कि आपने कई बार होता है ना कि अच्छा मेडिसिन ले लेंगे, चले जाएँगे डॉक्टर के पास, तो इग्नोर मत करो। अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? अगर मैं बोलूँ कि यार इस टाइम पे जाके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो आप थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर दो, राइट? प्रिपेयर हो जाएँ पहले से। तो इट्स लाइक कि प्रॉब्लम जान लेना इज़ नॉट सफिशिएंट या फ्यूचर जान लेना इज़ नॉट सफिशिएंट, आप इन इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर साढ़े-साती चल रही होती है शनि की, तो जिनके पास ज़्यादा सॉल्यूशन का पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, उनको आप क्या सॉल्यूशन बताएँगे या क्या उनको फ़ॉलो करना चाहिए? साढ़े साती का तो मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बताया कि साढ़े साती में कोई सॉल्यूशन से बेटर है, आपके बहुत बेसिक सी चीज़ें आप उपाय कर लो। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ़स्टाइल चेंजेस आई वुड से। सबसे पहले घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। कई लोगों को देखा है मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं एंड दे डोंट रिस्पेक्ट। तो आप वो कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट नाउ यू शुड स्टार्ट डूइंग। घर के बुजुर्ग हों या इवन बाहर भी कोई बुजुर्ग दिख रहा है, किसी की हेल्प कर सकते हो करो। आपको जो लोग सर्व करते हैं, आपके मेड्स हो गए, जो आपके ड्राइवर्स हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गए, जो भी हो गए, आप इन लोगों को खुश रखने की कोशिश करो। इन लोगों को कभी 10-20 रुपए दे दो, डोनेट कर दो, दे विल बी हैप्पी, दुआएँ देंगे, अच्छा काम होगा। क्यों? क्योंकि शनि को सर्वेंट का कारक भी बोला जाता है, तो आप अपने नीचे तबके के लोग ऑफ़िस में अगर आपके जूनियर्स हैं, आप उनको खुश रखो। तो ये एक बहुत बेसिक सी रेमेडी है, राइट? उसके बाद आप शनि मंदिर जा सकते हैं। कुछ मंत्रोच्चारण हैं जो आप कर सकते हैं, रेमेडीज़ हैं। नॉर्मल अगर आपको बहुत बड़ा मंत्र नहीं आता है, आप ओम शनशनेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। सैटरडे को मंदिर रूटीन से जा सकते हैं, राइट? बाकी लोग बोलते हैं मतलब कि अंधविश्वास है, मैं पीपल के पेड़ में तेल चढ़ाऊँगा, मेरा क्या हो जाएगा? बट आप सोचो वो क्यों पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी एक रीज़न है, देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न। तो आप ये चीज़ें बहुत बेसिक-बेसिक सी चीज़ें करके आप अपनी शनि की साढ़े साती का पीरियड स्मूथ निकाल सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको बहुत डिसिप्लिन्ड रहना है उस टाइम में। शनि आपको डिसिप्लिन सिखाने आता है, तो आप किसी चीज़ों को लिंगर ऑन मत करो, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा। आप अपना काम करो प्रॉपर, अपने कर्मा अच्छे रखो। शनि की साढ़े साती जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, शनि की साढ़े साती में ना लोग चेंज से बहुत डरते हैं। आप एक कम्फर्ट ज़ोन में चल रहे थे, जॉब अच्छी चल रही थी, घर बढ़िया ले लिया था, राइट? ऑल ऑफ अ सडन आपको जब साढ़े साती आती है, तो आप या तो खुद से ही डिससैटिस्फाइड होने लग जाते हैं कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ चेंज करना चाहिए। अब चेंज करना तो चाहिए, बट करने से डर भी लग रहा है। तो शनि कहता है कि चेंज को एक्सेप्ट करो। ये कहीं शनि ही का ही प्रभाव नहीं है कि आपके मन को विचलित कर रहा है, इधर-उधर घुमा रहा है, ऐसा भी है क्या? है, देखो इफ़ेक्ट तो होता है, मतलब वो जब हम सबसे पहले जहाँ से पॉडकास्ट स्टार्ट किया, प्लैनेट्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं, प्लैनेट्स इम्पैक्ट डालते हैं डेफिनिटली। क्यों? आपके मन में अचानक से, क्योंकि शनि जब आता है तो आपको थोड़ा, अगर आप उस टाइम पे लेथार्जी में आ गए कि अच्छा चलो कर लेंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि शनि कहता है डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन सिखा के जाएगा वो बिल्कुल, कि आपको टाइम पे अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी है, आपको टाइम से सब कुछ करना है, चीज़ों को कल के लिए लिंगर ऑन नहीं करना है, करो। अपने और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होगी, आप बहुत खुश नहीं रहोगे इनिशियल फेज़ में, आपको लगेगा यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, चेंज कर लिया तो यार रिस्क है बहुत ज़्यादा। बट अगर आप ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते रहोगे, फिर ये आपको सक्सेस भी देके जाएगा। तो ये भी फेजेज़ में आती है, पहले 2.5 साल का एक फेज़ होता है, फिर एक 2.5 साल, फिर एक 2.5 साल। तो जो पीक का फेज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब जो इनिशियल फेजेज़ होता है उसमें कई बार हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखती हैं जिसमें आप थोड़े उथल-पुथल हो जाते हो। मतलब आप को समझ नहीं आता कि पहले इसको इम्पोर्टेंस दें या पहले बच्चों को दें या पहले पेरेंट्स को दें या ऑफ़िस की प्रायोरिटीज़ करें। आप थोड़ा मेंटली आप तो शनि अच्छा चलो मैं आपको इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी बताते चलती हूँ। शनि की साढ़े साती हम कब बोलते हैं कि शनि की साढ़े साती आती है? हम जिस जो हमारी राशि है, चंद्रमा जिस राशि में होता है, वो राशि हमारी राशि मानी जाती है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा लेट्स से तुला राशि में है, तो आपकी जो राशि है, चंद्र राशि, वो तुला है। अब शनि जब तुला राशि पे से गोचर करते हैं, तब आपके शनि की साढ़े साती का पीक फेज़ होता है। अब इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो अब आपकी साढ़े साती तब शुरू हो जाती है जब कन्या राशि में आते हैं, तुला राशि में पीक पे होती है और वृश्चिक राशि में आके वो वापस जाने के उसमें 2.5 साल आ जाते हैं, राइट? तो अब चंद्रमा सोचिए इतना सॉफ्ट प्लैनेट है, आपका मन है, उस पे शनि जैसा ग्रह आके अगर बैठ जाए तो आपके मन की हालत कैसी हो? तो विचलित हो जाएगा। मन विचलित होता है, फॉर श्योर मन आपका बहुत ज़्यादा वो होता है, डिस्कनेक्ट होता है चीज़ों से, आपको लगता है यार ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। चीज़ों में अब पहले भी वो 10 साल से शायद नौकरी कर रहे होंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ चेंज करना चाहिए, बट वो चेंज से डर भी रहे हो, ठीक है? तो वो शनि आपको डरा नहीं रहा है, वो कह रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ो, और अगर आपने हिम्मत कर ली वो एक स्टेप आगे बढ़ने की, फिर नोबडी कैन स्टॉप यू टू सक्सीड।
तो वो दे के जाएगा फॉर श्योर। अगर शनि की 7.5 आई है, अब मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपको कुछ ऐसा चेंज मिला इस फेज में? टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी पर्सनल, मतलब मेरे ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। दो जीवन में कुछ ऐसे अप डाउन्स आए जिन्होंने जीवन के ट्रैक को पूरी तरह से चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी मतलब गुजर गया वो समय। एग्जैक्टली, सो आई वाज सेइंग कि चेंज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पीरियड। आप 7.5 साल के बाद एक नए इंसान हो। हाँ, अब बिल्कुल मैं आप Top file होता है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कर रहा था कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। आप मोर मैच्योर होते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। आप तब तक इतनी प्रॉब्लम्स देख चुके होते हैं कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप लाइक कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, हो जाएगा मैनेज, कर लेंगे। मतलब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विचलित नहीं करती। जब आप किसी की भी जब शनि की 7.5 खत्म होगी ना, आप उससे जाके एक बार सवाल करना, वो खुद बताएगा प्रॉब्लम तो बहुत आई यार, ये हुआ, फैमिली में ये हुआ, ये हुआ। बट नाउ आफ्टर द पीरियड इज़ गॉन, ही इज़ ऑलटुगेदर अ डिफरेंट पर्सन हू कैन हैंडल एनी चैलेंजेस, राइट? तो ये खूबसूरती है शनि की 7.5 की। लोग डर जाते हैं, बट ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैम ये जो शनि महाराज के जो मंत्र आपने बताए, और जो कई बार शनि चालीसा लोग पढ़ते हैं या शनि मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, मंदिर में शनि मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाने से तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, आई एम श्योर। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, तो चलो बेनिफिट होना हो बट नुकसान नहीं होगा, तो जाने में कोई बुराई नहीं है, आप जा सकते हो। तो ऐसा है क्या कि जिनके ऊपर शनि का प्रकोप ना भी हो, वो भी शनि मंत्र पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और कोई भी मंत्र आपको नुकसान नहीं करके जाएगा कि ये नहीं कि आपने मंत्र पढ़ा नुकसान हो गया। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, शनि मंदिर जाइए, शनि देव का मंत्र पढ़िए, और सबसे अच्छी जो रेमेडी है, आप श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप ये चैंट करते हैं, तो मतलब जो कहते हैं ना प्राइम पावर, सुप्रीम पावर, तो वो कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप अगर वो भी चैंटिंग करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आपको जब भी टाइम मिले, दिन में 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसे आपकी कन्वीनिएंट है, आप अगर उसके हिसाब से भी अगर ये चैंटिंग करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके सोल को करेक्ट करता है। बट अगेन मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ़ इसलिए कि मैंने बोला है मत कीजिएगा। आप अगर जिससे भी कनेक्टेड हैं, आई विल से कि आपको लगता है कि आप हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, आप उनकी पूजा करो। आपको लगता है कि आप शिव जी से आपको कनेक्ट होके मोर पावर फ़ील होती है, आप उनकी पूजा करो। कन्विक्शन ओरिएंटेशन जो है वो आपका सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैडम ने बोला था, अब मैं करूँगा, लेकिन मेरा कनेक्ट तो यार माता रानी से थोड़ा ज़्यादा है। तो जहाँ से आपको पावर फ़ील होती है, आप वो कीजिए। या मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो रहे कोई भगवान, लेकिन मैं बस रटे जा, हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बेनिफिट नहीं। इट नॉट गोना हेल्प। बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। तो इट्स सेम लाइक दैट कि अगर आप में वो कन्विक्शन नहीं है, अगर आप वो फेथ से नहीं चैंटिंग कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना। मतलब एक बड़ा जनरल सॉल्यूशन जो लोगों को दिया जाता है या हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए, या एक जो बहुत प्रचलित है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप डेली हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, इसका कितना प्रभाव पड़ता है? बेस्ट है। मैंने रियलाइज़ किया है, मतलब दिस इज़ माय सेल्फ रियलाइज़ेशन, सो आई शुड डेफिनिटली टेल। हनुमान चालीसा मैंने मतलब बचपन में, बहुत छोटे थे जब हम लोग, तो तब से वो, मतलब स्टार्टिंग में तो लोग बहुत ज़्यादा होते भी थे ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड ऑल। तो बचपन से सुनते चले आ रहे थे, पेरेंट्स के साथ कभी जाते थे, कहीं कीर्तन में चले गए, सुन लिया। तो बचपन में याद थी, मतलब बहुत छोटे थे तब से हनुमान चालीसा याद थी। तो तब इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं थे। जब बड़े हुए, जब मतलब आई वुड से कि एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड नहीं थी। इसके बाद ही मैं बहुत ज़्यादा वो भी हो गई हूँ। तो जब मैंने फ़ील की, जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इम्पॉसिबल लग रही होती है, एंड अगर आपने दिल से हनुमान चालीसा पढ़ी है और अगर आप वो मंत्र काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हो, आपको मैजिकल रिजल्ट्स दिखते हैं। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपको वो भी दिखता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कई बार आई डोंट नो, ये सभी का एक्सपीरियंस होगा कि हनुमान चालीसा हम वैसे भी अनदिना कभी सुन लेते हैं, तो बड़ा एनर्जेटिक और एनर्जेटिक फ़ील होता है, राइट? बिल्कुल। या वाइब्स बड़े पॉजिटिव होने शुरू हो जाते तो बिल्कुल हनुमान चालीसा, एक स्टोरी भी है जिसमें बोला जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है, शनि देवता उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार ना आपको स्ट्रेट चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब एज़ अ लेमैन आपको मैं स्ट्रेट कोई चीज़ बोला ना, आप अरे ठीक है यार, मैं तो मतलब यही करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। बट जब आपको वो स्टोरी के थ्रू बताई जाती है ना, तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाते हो, आप वो चीज़ें करने लग जाते हो। तो इसलिए कुछ स्टोरीज़ हैं। अब ये हमारे जो पुराने स्टोरीज़ चली आ रही हैं, तो उनमें बोला जाता है कि जब रावण ने भी जब अपनी
लंका का निर्माण किया था, वो सब किया था, तो उसने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था, राइट? तो हनुमान जी ने जाके सबको छुड़ाया था, बोला जाता है कि सारे ग्रहों को उसने सबको बंदी बना लिया था, तो हनुमान जी ने जाके उनको सबको छुड़ाया। तो बोला जाता है कि आप इनकी शरण में भी चले गए तो ये प्रोटेक्ट कर लेंगे आपको, हाँ, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो वो वाली बात है कि बट ट्रस्ट होना चाहिए, जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है जब आपको कई बार, और बहुत बेसिक सी चीज़ है आपकी, आपको लग रहा होगा ना कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, बट अगर आप वो चैंटिंग कर रहे हो मन से, आपकी वो चीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने फ़ील किया हुआ है, दैट पावर आई हैव फ़ील्ड पर्सनली, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को कुछ ना भी बन पड़ रहा हो या ना मंत्र आता हो, तो हनुमान चालीसा एक बार ज़रूर पढ़ें। देखिए, मैं आपको इस पे, अगर हम स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। मैं अगर किसी को जाके बोलूँ कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, राइट? वो अगर आप नॉर्मल स्पीड में पढ़ते हैं तो कुछ ऑलमोस्ट 40-50 मिनट लगते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत फास्ट करते हैं तो 15 मिनट के आसपास हो जाता है। बट मैंने आपको अगर पहली बार में ऐसी चीज़ बता दी जो आप रीड नहीं कर पा रहे हो संस्कृत में, राइट? या पढ़ नहीं पा रहे हो, या अगर आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बस आप चैंट करते चले जा रहे हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, राइट? और आप भी थोड़े दिन के बाद डिरेल हो जाओगे कि रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है, राइट? मैंने आपको अगर ऑल ऑफ अ सडन, अब किसी ने हनुमान चालीसा अगर नहीं पढ़ी है या बचपन से नहीं, मतलब नहीं पता है, तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा है, मेरे को नहीं आता श्लोक। हालाँकि अगर चाहो तो एक छोटे-छोटे बच्चे भी मैंने देखा है जो पूरी-पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के सुना देते हैं। तो आपको कभी भी अगर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है ना, बहुत बेसिक चैंटिंग से या मंत्र से स्टार्ट कीजिए। जब आप, अगर आपने बिल्कुल भी इंक्लूड, मतलब कभी भी आपने नहीं किया या आपने आज तक पूजा पाठ की नहीं है, तो बहुत बेसिक छोटे-छोटे मंत्रा चैंटिंग है, जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी का नाम ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हैं। ग्रेजुअली जब आपको कनेक्शन फ़ील हो माता से, या ओम मात्रे नमः, दुर्गा माता के पाठ हैं, या इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, जब आपको कनेक्टेड फ़ील होना शुरू हो, फिर आप उस डाइटी से रिलेटेड आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, या कोई बड़ी चीज़ें, या मतलब इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम बोला जाता है कि आपका सारे पापों का काट है, ठीक है? और ये फ़ील भी करोगे आप, अगर कभी पढ़ने का मौका मिले या अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल रीड कीजिएगा। आपको फ़ील होगा, आपको एक कनेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि आप इस दुनिया से बिलॉन्ग नहीं करते हो एक्चुअली, कहाँ से आए हो और कहाँ वापस जाना है, यू विल जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट। तो वो कनेक्शन के लिए लेकिन टाइम है। मैं आपको पहली बार में अगर बोलूँगी तो आप 2 दिन करके लगेगा यार ये हो नहीं पा रहा, मतलब, तो आपको थोड़ा-सा इनिशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिगिनिंग से स्टार्ट करो। मैम, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में हम काफ़ी कुछ सुनते हैं कि हमारा कई जन्म पहले हो चुका है हमारे, और कई जन्म हम अभी और लेंगे। तो ये एक पूरी एक धारा है जो बह रही है। तो इसको आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि ये जो हमारे पिछले जन्मों के रिलेशंस हैं और ये जो हम दोबारा मिल रहे हैं, ये कैसे होता है? मतलब किस तरह से कैसे? So Mitesh ji, very beautiful question, and this subject is one of my best topic which I want to learn also, और यही रीज़न भी था कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने के लिए आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे जब हम जन्म लेते हैं तो हम किसके घर में पैदा हो रहे हैं, ठीक है? दैट वाज़ प्रीडेस्टाइन्ड। हमारे घर में कौन-सा बच्चा आ रहा है, दैट वाज़ प्रीडेस्टाइन्ड। आप किससे शादी कर रहे हैं, दैट इज़ प्रीडेस्टाइन्ड। तो हमारा कहीं न कहीं हमें पता है, हमारे कर्मों के बेस पे हमारा किसी न किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन है। आपकी वाइफ़ हो या आपके बच्चे हों या आपके पेरेंट्स हों, आप चुन नहीं सकते, मतलब आपके पेरेंट्स आप चाह के वापस बदल नहीं सकते ना, जो पेरेंट्स हैं वो हैं, राइट? तो वो आप ही के घर में, मतलब आप उन्हीं के घर में क्यों आए? कहीं न कहीं जो आपके लव्ड वन्स होते हैं, जो आपके नोन होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, और उनका कोई कार्मिक कनेक्शन होता है जो लेना-देना वापस करके और फिर आप चले जाते हो। इनफैक्ट कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि हमें कुछ ऐसे अनजान लोग मिल जाते हैं जिससे हम बहुत कनेक्ट फ़ील करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देख के गुस्सा आता है, जिससे जबकि कुछ भी लेना-देना नहीं होता। तो ये कार्मिक कनेक्शंस है बेसिकली, कि आप किसी के साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हो, और स्पेशली बच्चों के बारे में तो ये बोला जाता है कि जो एक बच्चा है, आप सबसे ज़्यादा उससे कनेक्टेड फ़ील करते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुख या दुःख की अनुभूति आपको वो बच्चा देता है, राइट? तो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और अच्छा निकल गया, तो आपको खुशियाँ तमाम देता है। अगर वो वही बच्चा खराब निकल गया, तो आपको ज़िंदगी भर तमाम दुखों में तकलीफ़ देता है। तो क क्या है, कार्मिक कनेक्शन ही तो है ना, बच्चा किसी और के घर में पैदा हो सकता था, बट आपके घर में पैदा हुआ, आप उस बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करते हैं। आपने कईयों को देखा होगा, मतलब ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, आप खुद ही, मतलब अगर आप रिलेट करोगे अपने आस-पास से, आपको बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी मिलेंगी जिनके बच्चे बहुत अच्छे हो गए और उनका सारी चीज़ें चल रही हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल परेशान हैं, मतलब। तो कार्मिक कनेक्शन है जिसकी वजह से वो बच्चा आपके घर में आया है, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स के घर में आए हैं, ठीक है? तो ये सोल कनेक्शन है। इवन सरप्राइज़िंगली आपको बहुत सरप्राइज़िंग लगेगा, आज हम दोनों आमने-सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं कनेक्ट करता है, और कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है।
आपका लेना-देना खत्म, आप अपने आप ये कह रहे हैं कि जो भी आज हो रहा है, या जितने भी लोगों से हम आज मिल रहे हैं, इनका कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्मों से या पिछले कर्मों से कुछ न कुछ बकाया रह गया। बिल्कुल बकाया है, किसी से लेना बकाया है, किसी से देना बकाया है, बट है लेना-देना बकाया तभी हम साथ बैठे होते हैं। तो ये अक्रॉस है, आपने कभी देखा होगा कई बार आप किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, राइट? और कोई बंदा आता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो आके आपकी हेल्प कर देता है। अब वो आपको भी लगता है कि यार इसको तो मैं जानता भी नहीं था, इसने मेरी हेल्प कर दी। बट वो कहीं या तो उसका कुछ देना बाकी था जो वो दे के चला गया, या फिर वो कहते हैं ना कि कभी का किसी और की आपने मदद की होगी, तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप जिसकी मदद करो वही आपके वापस आपको लौटाए। तो आपको कभी मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे आई हैव फेल्ट कि ये मैंने किसी टाइम पे किसी के लिए किया था, बट वो मुझे कहीं और से मिला, राइट? तो वो कनेक्शन आपको फ़ील होता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप बताइएगा सही है या गलत है, कि जो भी हम अपनी कर्मों की बात कर रहे हैं, या अक्रॉस द बर्थ, अक्रॉस द जीवन, जन्म हमने जो लिए हैं उसकी जो हम बात कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन या उसका जो हम इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्योतिष में देख पाते हैं, कि ज्योतिष की वजह से ही हमारे किस ग्रह में हम जन्मे और किस तरह के हमारे राशियाँ चल रही हैं। सो अगर आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले से पूछेंगे ना, तो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट पता होगा आपको, तो आप जन्म कुंडली को बैलेंस शीट मान के चलिए। जब आप पैदा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, टाइम और किसी प्लेस पे, तो एक चार्ट बनता है। ट्रीट दैट चार्ट एज अ बैलेंस शीट। आप उसके अंदर कुछ पॉजिटिव लेके आए हो, कुछ नेगेटिव लेके आए हो, ठीक है? अब ये फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है समझो, ठीक है? आप इस जन्म में आए, ये फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है। इस बिगिनिंग में आपको कुछ लॉसेस भी मिले, कुछ प्रॉफिट्स भी मिले, और उसके साथ आप एक बैलेंस शीट के साथ आए हो। नाउ वो एक्यूमुलेटेड जो भी आपने पिछले जन्मों में किया है और आप जो इस फाइनेंशियल ईयर में लेके आए हो, अब ये फाइनेंशियल ईयर इज योर लाइफ। आप जो अपने कर्मा कर रहे हो, अच्छे बुरे, वो यहाँ पे आपके एसेट लायबिलिटी प्लस माइनस होती जाएंगी, एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर बर्थ, राइट? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिछला जो भी है वो डेफिनेटली आपको दिखता है, और उसी के बेसिस पे आपका एक चार्ट बन के मिलता है। अच्छा, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप प्लीज़ थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई करेंगे, कि जैसे हमने साढ़े साती की बात की, तो मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था, या रैंडमली मैंने कहीं किसी ज्योतिषाचार्य से सुना था, कि ये जो साढ़े साती है, ये आपका रोटेशन है। अगर इस जन्म में आपकी साढ़े साती नहीं आई, तो अगले जन्म में फिर आएगी। नहीं, नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा गलत पढ़ा था। हर इंसान की ज़िंदगी में हर 30 साल में साढ़े साती आती है, क्योंकि शनि ट्रांज़िट 2.5 साल में करते हैं दूसरी राशि में। बहुत बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है हमारी, जो पूरा जो प्लैनेट का सिस्टम है उसमें हर प्लैनेट की मूवमेंट का स्पीड डिफरेंट है। जैसे चंद्रमा हर 2 से सवा 2 दिन में अपना राशि मूवमेंट कर लेता है, राइट? तो आपने देखा होगा एक-एक करके चंद्रमा का बढ़ता है, फिर वो वापस हो जाता है ना? जैसे सूर्य है वो हर महीने चेंज करता है, राइट? ऐसे ही मंगल है, वो 45 डेज़ लेता है दूसरी राशि। तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो लेता है पूरे 2.5 साल, एक राशि से दूसरी राशि जाने में। 2.5 साल लेता है। तो ढाई-ढाई साल करके उसको 12 राशियों का चक्कर लगाने में 30 साल लगते हैं, ठीक है? तो वापस से 30 साल बाद वो उसी राशि में होगा जिसमें वो आज है, ठीक है? तो हर इंसान की ज़िंदगी में साढ़े साती मतलब हर 30 साल में आती है, और ऑन एन एवरेज अगर कोई आदमी अगर लेट्स से 80-90 साल तक जीता है, तो लाइफ में 3 बार साढ़े साती आती है। अगर कोई इतनी देर तक जीता है, नहीं तो 2 बार तो मिनिमम आती ही आती है, अगर एक नॉर्मल एवरेज लाइफ भी है तब भी। तो वो कहते हैं ना, बचपन में आपके दर्द से भी आपको दर्द नहीं होता, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा दर्द होता है। तो जो साढ़े साती बचपन में आती है उसमें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा फ़ील होता है। आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपके पेरेंट्स ही फ़ील करते हैं, सफ़र करते हैं बेसिकली। तो जो मेन जो साढ़े साती का इफ़ेक्ट होता है वो जब आपके करियर का टाइम होता है ना, 20-22 साल से लेके और जो 50-55-60 साल तक के बीच में आती है, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा फ़ील कर पाते हैं उसको, अदरवाइज़ आती सबकी लाइफ में है। किसी की स्मूथली निकल जाती है क्योंकि आपका बैलेंस ठीक है, कर्मा बैलेंस ठीक है, किसी का थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है, बट मैं सिर्फ़ इतना ही बोलती हूँ कि घबराइए मत इस पीरियड से, आप इसको बोल्डली हैंडल कीजिए, एंड ये मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और कहीं न कहीं ज्योतिष पे विश्वास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। थोड़ा चलते-चलते आप अगर हमारे यूथ को कुछ मैसेज देना चाहें, तो प्लीज़ बताएँ? सो देखिए, मैं यूथ से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप चाहे इस एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ब्लाइंड फेथली मत मानिए, बट एटलीस्ट इसको ट्राई कीजिए, और इसको आप फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल मत लीजिए कि अच्छा मुझे बता दीजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर का नाम क्या होगा, मैं 100 करोड़ का कमा लूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मत पूछिए। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके थोड़ा करीब आने की कोशिश कीजिए, और जब आप इसको समझ पाएं तभी आप इस पे बिलीव करें।
साइंटिफिक अप्रोच बिल्कुल ज़रूरी है और देखिए आजकल मेरा एक और पॉइंट है कि आजकल जो यूथ है वो इम्पेशेंट है थोड़ा। मतलब आपको अगर मैं कुछ लंबे टाइम के लिए या मैं या कोई भी अगर आपको बताएगा तो आप शायद उससे कनेक्ट करने में लगेगा कि यार बहुत टाइम टेकिंग है। बट ट्रस्ट मी हर अच्छी चीज़ में टाइम लगता है। तो अगर आपको इसको एक बार अपनाना है, आप इसको एक बार आज़माना चाहते हैं तो ज़रूर आज़माइए और आप अगर उससे कनेक्ट कर पाएँगे तभी इसको बिलीव करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। एक आखिरी क्वेश्चन, आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मितेश जी। मुझे आपके ज़रिए अच्छा लगा कि मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी का असली एस्पेक्ट दिखा पाई, जो बहुत सारी लोगों के मन में धारणाएँ हैं, ये सब बकवास होता है, लोग पागल बना के लूट लेते हैं। तो मैं अगर मैं किसी के मन में थोड़ा-सा भी एक ये दिखा पाई हूँ कि इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, तो आप दोनों एस्पेक्ट देखिए, समझिए और मैं खुद भी कहती हूँ कि अपने इंटेंशनली जाके किसी से फूल मत बनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल तक किन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है और अगर आपको लगता है कोई मनी माइंडेड है तो डेफ़िनेटली मतलब आपको थोड़ा-सा सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, आप चीज़ों को समझ के, जान के फिर आप इन चीज़ों पे बिलीव करिए, ब्लाइंड फ़ेथ में मत मत आइए, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी और आई एम रियली हैप्पी कि आपके थ्रू मैं लोगों को ये बता पाई हूँ। तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेटली कि मैंने कैसे समझाया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विदेश जी और थैंक यू सो मच।